नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा की मेंस की कॉपी। ये जो कॉपी है वो वर्ष 2016 में हुई लोअर पीसीएस मेंस की कॉपी है। ये परीक्षा का नाम है अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2016 और ये परीक्षा हुई थी 18 फरवरी 2018 को। ये विषय है निबंध एवं लेखन का। ये प्रश्न पत्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के मार्क्स जो हैं कितने आए हैं। पहले प्रश्न में आउट ऑफ 50 39 मार्क्स, दूसरे में आउट ऑफ 50 28, तीसरे में आउट ऑफ 50 33 और चौथे में आउट ऑफ 25 9 मार्क्स और आउट ऑफ 25 13 मार्क्स इसमें आए हैं। तो चलिए इस पूरी कॉपी को हम आपके लिए विश्लेषित करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से निबंध यहाँ पर लिखा जाता है। देखिए, मुख्य परीक्षाओं की जो कॉपी दिखाने की हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें बहुत सारी कॉपी हमने आपको पहले भी दिखा रखी हैं। उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, इसमें हम आपको निबंध के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन कॉपीज़ को कलेक्ट करने में और आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो निबंध लेखन का है और निबंध का जो टॉपिक है वो क्या आया था, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो जो उत्तर दिया अभ्यर्थी ने वो दिया है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखिए, ये प्रश्न पत्र है, चूंकि वर्ष 2016 के लोअर पीसीएस में सिस्टम ये था कि कॉपी ब्लैंक दी जाती थी, उसमें प्रश्न नहीं लिखे होते थे, इसलिए हम आपके लिए प्रश्न पत्र भी यहाँ पर लेके आए हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये निबंध एवं आलेखन का पेपर है। कुल जो अंक हैं इसमें 200 अंक निर्धारित हैं और पहला जो प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं। पेपर जो है आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी भाषा में दे सकते हैं। देखिए, तो ये 400 शब्दों का निबंध आया था। इतने टॉपिक्स आपको दिए गए थे। साहित्य और मानव मूल्य, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, प्रदूषण नियंत्रण में एनजीओ की भूमिका, विज्ञान वरदान है या अभिशाप और उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़। ये टॉपिक थे। 400 शब्दों का लगभग निबंध लिखना था आपको और 50 अंक इसके निर्धारित थे। तो चलिए तो कॉपी की ओर नज़र डालते हैं कि अभ्यर्थी ने किस प्रकार से आंसर राइटिंग इसमें की है। तो चलिए, इन्होंने निबंध लिखा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये इनका क्या है, विषय इन्होंने चयनित किया है। चूंकि एक विषय पर लिखना था तो एक विषय इनके द्वारा ये चयनित किया गया है। तो स्टार्टिंग इन्होंने की है, एक श्लोक लिखा है संस्कृत का, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्मणि तनुते पिचौ विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। और विज्ञान के संबंध में एक संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करते हुए उसका रेफरेंस दिया है कि तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली 5/1 से ये लिया गया है। तो स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर आप निबंध में ऐसे राइटिंग में कोई कविता, कोई श्लोक या फिर कोई महापुरुष की कोटेशन लिखते हैं जो सब्जेक्ट से जुड़ी हो, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब उसको आपको जोड़ना है ऐसे से। तो इन्होंने लिखा है विज्ञान यज्ञ और कर्मों की वृद्धि करता है और सभी देवतागण विज्ञान की ब्रह्म स्वरूप में उपासना करते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक विज्ञान ने किसी न किसी रूप में अपनी ताकत का एहसास विश्व के दृष्टिपटल पर किया है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ विज्ञान के स्वरूप में अतः परिवर्तन होता आया है। विकास क्रम में दार्शनिकों, चिंतकों ने विज्ञान के स्वरूप में व्याख्या की है, जो एक नया प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि क्या विज्ञान मानव के क्रियाकलापों से अभिशाप बनता जा रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग श्लोक से की, उसके बाद प्राचीन काल ले आए और वर्तमान तक पहुंच गए और जो चिंता का विषय है विज्ञान अभिशाप या वरदान, उस टॉपिक को यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की तरह लाके खड़ा कर दिया। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। ये एक मानक निबंध की परिभाषा है। चलिए आगे पढ़ेंगे। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप एवं बदलते विकास क्रम में प्रौद्योगिकी विकास का
विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ इसका प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ गया है, जो विभिन्न पर्यावरणीय अवक्रमणों का कारण है। देखिए, अवक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया है। बढ़ते औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वैश्विक ऊष्मायन, देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात यहाँ पर आ गई, में वृद्धि हुई है, जो कि जल चक्र, वाटर साइकिल जैसे पर्यावरणीय घटकों का विनाश कर रहा है। समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के जल में वैश्विक ऊष्मायन के साथ साथ वृद्धि हुई है। देखिए, एक रिपोर्ट डाली है, समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है समुद्र के जल में वृद्धि हुई है। ये फैक्टफुल बात है, फैक्ट लिखने भी आवश्यक हैं, क्योंकि साइंस का ये ऐसे है, तो फैक्ट ऐड किया है। और जो मुख्य पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया है। सबसे बड़ी बात, विज्ञान के विकास के साथ साथ जैव विविधता का भी ह्रास हुआ है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हुआ है। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार 1972 से 2012 तक वन्य जीवों की संख्या जो है 58% तक कम हुई है। देखिए, एक फैक्ट और आ गया है, विश्व वन्य जीव कोष का जो फैक्ट है, जैव विविधता का ह्रास होना पर्यावरण के लिए असंतुलन की स्थिति पैदा करता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। अब थोड़ा सी सैद्धांतिक बातें लिखी गई हैं, साहित्यिक बातें, कि बिना गाड़ी के हम चल नहीं सकते, बिना एसी के हमें नींद नहीं आती, मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। कुछ बात अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है और उसको अंडरलाइन किया है, और इसको विज्ञान की जो नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। समाज के अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान के आविष्कार अपने पैर पसार चुके हैं। आर्थिक रूप से किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए तकनीकी नवाचार एक अहम हिस्सा है। देखिए, तकनीकी नवाचार, टेक्निकल इनोवेशन, नया शब्द इस्तेमाल किया। बिना तकनीकी विकास के कोई राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वीडियो कॉलिंग के रूप में हमें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई जो महाभारत के समय में संजय को थी। देखिए, प्राचीन काल से वर्तमान को जोड़ा है और एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया है। देखिए, वीडियो कॉलिंग में हम एक जगह पर खड़े व्यक्ति से दूसरी जगह पर बात करते हैं। जो शक्ति आपने संजय को महाभारत में प्राप्त थी, संजय कहीं भी कोई घटना घट रही हो तो उसका आंखों देखा हाल दूर के स्थान से ही कर सकता था, जिसने धृतराष्ट्र को जो है महाभारत की कथा या महाभारत का जो वर्णन है वो किया था दिव्य दृष्टि की वजह से या दिव्य दृष्टि के कारण, तो उसको यहाँ पर कोरिलेट कर दिया गया है। ये एक अच्छे निबंध की निशानी है। वस्तुतः विकास के साथ आणविक हथियारों की होड़, इंटरनेट पर होते अपराध, बढ़ता पर्यावरणीय अवक्रमण विकास के साथ साथ विनाश की ओर भी संकेत कर रहा है। देखिए, इसमें पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू जो दोनों हैं उनको समाहित कर दिया गया है और सबको जो है एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया गया है। विज्ञान के लाभों के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को नकार नहीं सकते। चिकित्सकीय अनुसंधानों ने विभिन्न असाध्य रोगों का उपचार निकाला है। प्रतिरूपण यानी कि क्लोनिंग, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, भौतिकी के आविष्कारों ने विभिन्न असाध्य रोगों के उपचार हेतु मानवीय क्षमता को बढ़ाया है। अब एक बात अंडरलाइन फिर कर रखी है। अंडरलाइन जो बात आप करेंगे वो किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण होनी चाहिए और फैक्टफुल होनी चाहिए, या कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिसका निबंध से कोई संबंध हो। प्रौद्योगिकी विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र किया है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को तेज किया है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी विकास संभव हुआ है। इंटरनेट के प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा का सपना साकार हुआ है। यह विज्ञान का ही वरदान है कि आज हम कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई जिसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इतनी बात लिखी गई है। उसके बाद, विज्ञान वास्तव में ज्ञान का वह सागर है जो असीमित है। विज्ञान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आयामों ने अवश्य प्रगति की है, किंतु यह प्रकृति की रचनाओं के मूल रूप में परिवर्तन कर रहा है। देखिए, जो प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है वो मानव के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। आज का मानव जो है तकनीकी मानव हो गया, इस वर्ड को यूज़ किया है। देखिए, कितना बढ़िया एक शब्द वाक्य है कि आज का मानव तकनीकी मानव हो गया है। प्रौद्योगिकी विकास क्रम में मानव को इस कदर अंधा कर दिया कि वो विकास की आड़ में प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है। ठीक, ये पेपर जो हुआ है वर्ष 2018 में हुआ है, तो उस समय के करंट अफेयर में की एक बात लिखी गई है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते 2015 से खुद को यह कहकर अलग कर लिया गया था, यह हमारी औद्योगिकी विकास में अड़ंगा है। क्योंकि पेरिस समझौते में जो वैश्विक ऊष्मायन है उसको कम करने की बात की गई थी, तो उस समय अमेरिका ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया था। तो उस समय के करंट अफेयर का फैक्ट यहाँ पर आ गया, जिससे निबंध को आपके बल मिल गया है। अगर इसी
इसी तरह हम विज्ञान के उपयोग से प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो ये विकास हमको निगल कर रख देगा। महात्मा गांधी ने कहा है प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालचों को नहीं। देखिए कितने कोटेशन, कितने फैक्ट और कितने श्लोकों से ये सजा हुआ निबंध है, केवल 400 शब्दों में लिखना है इसको। तो प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालचों को नहीं। अपने लालचों और बढ़ते हुए की ओर बढ़ते हुए हमने प्रकृति को विनाश की ओर धकेल दिया है। तो यहाँ तक महात्मा गांधी जी की बात भी रखी गई है। आज हमारे समाज को आवश्यकता ऐसे दृढ़ संकल्प की है कि हम समावेशी विकास की धारा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। पर्यावरणीय, सामाजिक, लोक हितकारी एवं समस्त घटकों को साथ लेकर ही विज्ञान के द्वारा जीवन आनंद संभव है। वस्तुतः वैज्ञानिक एवं दार्शनिक उपभोग को समेकित यानी कि इंटीग्रेटेड करके, देखिए शब्दों का प्रयोग भी निबंध में आपका काफ़ी मायने रखता है, करके एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है जो विज्ञान को मानव के निजी विकास के साथ साथ प्रकृति, समाज और विश्व के संपोषणीय एवं विज्ञान को एक वरदान के रूप में साबित कर जिसे सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय को पोषित किया जा सके। ये निबंध यहाँ पर पूरा हुआ है। तो देखिए इस निबंध को की अगर मैं एनालिसिस करूँ तो निबंध में 39 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं आउट ऑफ 50। तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। 35 से अगर आपके ऊपर मार्क्स आते हैं 50 नंबर के निबंध में तो काफ़ी अच्छा निबंध इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपके 40 के करीब नंबर बनते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। देखिए ये एक प्रकार का निबंध था। और विषय अगर आपके बदलते हैं तो आप विषय के अनुरूप अपनी भाषा शैली और अपनी रूपरेखा को बदल सकते हैं। किसी अच्छे निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रूपरेखा का तय करना ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम लिखेंगे, क्या फॉर्मेटिंग रहेगी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर ख़त्म करेंगे। देखिए ये निबंध जो है यहाँ पर विज्ञान के क्रियाकलापों को क्या अभिशाप बनता जा रहा है, एक प्रश्न उठाया था और अंत में इसका उत्तर दिया गया है कि अगर देखिए वस्तु वैज्ञानिक इनको समेकित करके हम अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े तो विज्ञान को एक वरदान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। तो ये इनके अपने शब्द हैं। इस प्रकार से हमको लास्ट में कंक्लूजन या एक पॉजिटिव सामर्थ्य की ओर को ले जाना निबंध को, कि एक पॉजिटिव अप्रोच की ओर हम निबंध को कैसे ले जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न जो इसमें है प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर इन्होंने शायद पहले दिया है, देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न जो था दूसरा प्रश्न गद्यांश का था, लेकिन आंसर की सीरीज में इन्होंने ऊपर नीचे किया है। चलिए हम सीरीज से चलते हैं। भारतीयता से आशय केवल भारत में पैदा हुए नागरिक गुण से ही नहीं है, अपितु भारतीयता एक व्यापक अवधारणा है। दूसरा प्रश्न है जिसमें केवल नागरिक अधिकार या कर्तव्य मात्र नहीं आते, ये नागरिक अधिकार और कर्तव्य तो उसके अंग हैं, उसके साथ ही एक उदार, सहिष्णु, त्यागी, उत्साही, कर्मवाद से प्रेरित, धैर्य संपन्न, वैश्विक चेतना संपन्न, इंद्रिय निग्रह करने वाला, सत्य को जीने वाला व्यक्तित्व होना भी भारतीयता की अंतर्निहित पहचान है। वैश्विक पटल पर भारत की और उसके नागरिकों की यह पहचान उसे पड़ोसी देशों से अलग भी करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति में आज तक हमारे नेतृत्व ने बार बार अपनी उदार वैश्विक दृष्टि से सबका दिल जीता है। ये अंडरलाइन जो वर्ड्स होते हैं किसी गद्यांश में, उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। यह उदार वैश्विक भारतीय दृष्टि हमें वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से मिली है। अपने और पराये की गणना हम नहीं कर सकते। हम संपूर्ण मानवता ही नहीं, चर अचर सभी में उसी शक्ति के दर्शन करते हैं और सभी के कल्याण में अपना कल्याण मानते हैं। आज इस वैश्विक दृष्टि की अत्यंत आवश्यकता है। विश्व जिन स्थितियों से जूझ रहा है उनमें भारत का अहिंसा व अपरिग्रह का संदेश पहुंचना आवश्यक है। जिस प्रकार पूरे विश्व में हिंसा किसी न किसी रूप में बढ़ रही है, ऐसे में भारत ही अपनी विश्व गुरु की पहचान से औरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। एक पहल तो हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ अहिंसा दिवस मनाने लगा है। तो इसमें 3 पार्ट हैं इसके। पहला है शीर्षक, दूसरा है सारांश, तीसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो देखते हैं उत्तर किस प्रकार से दिया गया है। पहला जो इसका पार्ट है, चलिए पहले दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। शीर्षक है, इन्होंने दिया है भारतीय दर्शन और इसकी उपादेयता।
तो 5 में से 3 नंबर इनको यहाँ पर मिले हैं आउट ऑफ 5। भारतीय दर्शन और इसकी उपादेयता, देखिए इस पैरा को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उपादेयता इतना अच्छा इन्होंने वो दिया है। भारतीय दर्शन जो है इसकी उपादेयता क्या है उसके बारे में ये पूरा पैरा है, तो इन्होंने ये शीर्षक लिखा है। 5 में से 3 नंबर मिले हैं। गद्यांश का 1/3 शब्दों में जो सारांश लिखना है वो किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए। भारतीय होना मात्र नागरिक अधिकार नहीं है, यह व्यापक है जिसमें दार्शनिकता का समावेश निर्दिष्ट है, जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों का तत्व है। भारतीयता का मानवतावादी दृष्टिकोण सदैव उदारवादी रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्यशील है। भारतीयता का विशाल दर्शन उसे विश्व गुरु के रूप में प्रख्यापित करता है। इसके अनुसरण स्वरूप अहिंसा मार्ग विश्वव्यापी हुआ है। तो देखिए 15 नंबर मिले हैं इस पार्ट में 30 में से। तो बहुत छोटा इन्होंने सारांश लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो इसके भी इनको यहाँ पर आधे नंबर करीबन मिले हैं। देखिए 30 में से 15। और रेखांकित अंश जो है वो क्या क्या है देख लेते हैं। पहला अंश जो रेखांकित है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक हमारे नेतृत्व ने बार बार अपने उदार वैश्विक दृष्टि से सबका दिल जीता है। तो उत्तर जब भी देना है वो गद्यांश के अकॉर्डिंग देना है, गद्यांश से बाहर की बातें इसमें नहीं लिखनी है। तो ये पहला जो अंडरलाइन वाक्य है, देखिए। उपरोक्त समालोच्य पंक्तियों में लेखक भारतीय दर्शन विचारधारा के विषय में वर्णित करता है कि किसी प्रकार से भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में वैश्विक संदर्भ में एक बृहद छवि प्रस्तुत की है। भारत की उदारवादी नीतियां भारतीयता के अहिंसक पथ की परिचायक हैं। राष्ट्र की धैर्यवान नीति ने उकसाने के उपरांत भी सहिष्णु नीति का परिचय दिया है। फलस्वरूप राष्ट्रीय नेतृत्व पद जो है प्रशंसनीय है, ये इन्होंने लिखा है। पहला रेखांकित जो अंश है। दूसरा है विश्व जिन स्थितियों से जूझ रहा है उनमें भारत का अहिंसा व अपरिग्रह का संदेश पहुंचाना। दूसरी लाइन जो है यह है, हम संपूर्ण मानवता ही नहीं चर अचर सभी में उसी शक्ति का दर्शन करते हैं, सभी के कल्याण में अपना कल्याण मानते हैं। ये दूसरा जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कैसे की गई है। भारतीयता का गुण मानवतावादी छवि का द्योतक है जो समस्त जीवों में समानता को प्राथमिकता देता है। हमारा नैसर्गिक गुण यह है कि हम सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को अपना मार्ग मानते हैं। हमारे मानवीय मूल्य हमें सदैव समावेशी कल्याण की ओर उन्मुख करते हैं। और दूसरा तो ये लिया। और तीसरा जो है रेखांकित अंश, जिस विश्व जिन स्थितियों से जूझ रहा है उनमें भारत का अहिंसा व अपरिग्रह का संदेश पहुंचाना आवश्यक है। इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है, देखिए। उपरोक्त आलोच्य पंक्तियों में भारतीय दर्शन की व्यापकता को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के लिए अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। इसे प्रारूपित किया है चूंकि विश्व वर्तमान में अनेक अनैतिक अहिंसावादी विचारधारा की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, जो कि लोक कल्याण के लिए खतरा है। विश्व को त्याग अहिंसा के मार्ग में उन्मुख किए जाने के लिए भारतीय गुणों को वैश्वीकरण की आवश्यकता है। यहाँ पर हिंसावादी की जगह अहिंसावादी लिख दिया है, थोड़ा सी यहाँ पर त्रुटि इनसे हुई है। तो 3, 15 और 10 कुल मिला के यहाँ पर 28 नंबर इनको मिले हैं आउट ऑफ 50। तो इस प्रकार से ये उत्तर है। अब देखेंगे लेटर राइटिंग में कौन सा प्रश्न आया था। देखिए लेटर राइटिंग में जो प्रश्न आया था वो ये था कि सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए, ज्ञापन तैयार कीजिए। अवर सचिव रक्षा मंत्रालय की ओर से ज्ञापन होगा। इसमें श्री कौखो गौ ने अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन भेजा है। 5/1/2017 को भेजे गए इस आवेदन के संदर्भ में उक्त पद की रिक्ति न होने की सूचना होगी। तो देखिए सरकारी पत्र के अवयव बताना है सबसे पहले, और एक ज्ञापन बताना है कि ज्ञापन देना है का फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें अवर सचिव जो है रक्षा मंत्रालय उनकी ओर से ज्ञापन है। इसमें क्या किया गया है, श्री कौखो गौ कोई व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन भेजा गया है, और 5/1/2017 को जो इनके द्वारा आवेदन किया गया है उसमें रिक्ति नहीं होने की सूचना इस ज्ञापन में आपको देनी है। तो देखिए आंसर किस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले लिखे गए हैं सरकारी पत्र के अवयव। सरकारी पत्र वो पत्र होते हैं जो विभिन्न शासकीय कार्य हेतु एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को अथवा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी किसी सूचना के प्रेषण हेतु भेजे जाते हैं। सरकारी पत्र के जो प्रकार होते हैं वो इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। शासकीय पत्र होते हैं, यह सरकारी पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय से किसी कार्य के निष्पादन हेतु भेजे जाते हैं। ये सदैव अन्य पुरुष शैली में होते हैं। देखिए शासकीय पत्र हमने भी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आप चाहें तो
सरकारी पत्र लेखन वाले प्लेलिस्ट में जाके इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है अर्धशासकीय पत्र। यह अधिकारी स्तर पर समान स्तर के अधिकारियों के मध्य में किसी गोपनीय अथवा आवश्यक सूचना भेजने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों को वही व्यक्ति अधिकारी खोलता है जिसके नाम से लिखे जाते हैं। इनकी भाषा आत्मीय होती है। तीसरा होता है अधिसूचना। किसी विशिष्ट सूचना को साधारण अथवा शासकीय कार्यों को संपादित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह सदैव राज्यपाल के नाम से सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यह सरकारी गजट में प्रकाशित होते हैं। देखिए 3 चीज आ गई। 3 प्रकार के सरकारी पत्र होते हैं। परिपत्र, किसी सूचना को प्रसारित करने के लिए इन पत्रों का उपयोग किया जाता है। यह पत्र अंत में उसी कार्यालय को पहुंच जाते हैं जहां से यह लिखे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर सरकारी पत्रों के प्रकार बताए हैं। निविदा, इनके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्यालयों में खरीद कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित या टेंडर मंगवाई जाती हैं। कार्यालय ज्ञापन, किसी आवश्यक सूचना को इन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। विज्ञप्ति, सार्वजनिक महत्व की सूचनाओं को अखबार में विज्ञप्ति के माध्यम से लिखा जाता है। कार्यालय आदेश, एक ही कार्यालय में नियुक्ति स्थानांतरण संबंधित आदेश भेजे जाते हैं। सरकारी पत्र के अवयव यानी कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं। कार्यालय का नाम, यह विभिन्न प्रकार के पत्रों में अलग अलग तरीकों से इंगित होता है। विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञापन कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर लिखा जाता है। शासकीय पत्र में प्रेषक के नाम के नीचे लिखा जाता है। पत्र संख्या, यह सरकारी पत्र का आवश्यक अंग होता है। इसमें जिस कार्यालय से भेजा गया उसकी संख्या लिखी जाती है। प्रेषक या प्रेषित का नाम और दिनांक, स्थान, पृष्ठांकन संख्या, प्रतिलिपि, ये पार्ट है। विषय, क्लेवर, अधिकारी के हस्ताक्षर। तो ये इन्होंने सरकारी पत्र के प्रकार और जो पार्ट्स है उनका परिचय दे दिया है। प्रकार यहाँ पर मांगा नहीं गया था लेकिन इन्होंने फिर भी उसके बारे में बता दिया है। हालांकि टाइम है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो उतना ही लिखिए जितना आपको ज़रूरत है। तो ज्ञापन तैयार किया गया है। देखिए कार्यालय ज्ञापन, देखिए कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर सरकार, भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार, जिस गवर्नमेंट से भेजा गया है, जिस अनुभाग से भेजा गया है वो आ जाएगा। रक्षा मंत्रालय, स्थापना अनुभाग, संख्या आ जाएगी, वर्ष आ गया, स्थान आ गया, दिनांक, नीचे कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है। विषय आ गया श्री क ख ग के आवेदन के विषयक। उपरोक्त विषयक श्री क ख ग का सचिवालय में अधीक्षक के पद पर दिनांक 5/1/17 के पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा आवेदित पद पर रक्षा मंत्रालय के कार्यालय पत्र संख्या, नियुक्ति दिनांक 10 जनवरी 2017 द्वारा नियुक्ति कर ली गई है। वर्तमान में इस पद पर रिक्ति न होने से आपके आवेदन पत्र पर कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकता है। अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, पृष्ठांकन संख्या, प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई है वो आ गया, और आज्ञा से। तो ये सरकारी पत्र था। इसमें आप देख सकते हैं इनको कितने नंबर मिले हैं। 50 नंबर का ये प्रश्न होता है लोअर पीसीएस में, तो इनको इसमें मिले हैं 36 नंबर, यानी कि 33 मार्क्स इनको यहाँ पर मिले हैं आउट ऑफ 50। ठीक ठाक मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं। और अंत में इसमें 2 प्रश्न आते हैं ट्रांसलेशन के। देखिए मैं आपको ट्रांसलेशन वाला पार्ट दिखाता हूँ, इसमें कितने नंबर इनके आए हुए हैं। पहला रहता है हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा रहता है इंग्लिश टू हिंदी। देखिए अब ये मैं आपको पहले पैरा दिखा देता हूँ। तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है, 25 नंबर का ये पैरा अनुवाद का है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। इसी समय लेखक के मन में कष्टप्रद विचार उभरा। उसने सोचा कि शायद उसे किसी को $1 देना है, वो उसे देना भूल गया है। उसने शायद किसी से उधार लिया हो, इसलिए अपने कर्जदाता से याचना करना है कि उसे अपना नाम बता दे, जिसने इसी दृष्टि से उनका कर्जा उतार दे। लेखक का कथन है कि निश्चय ही सीमित धन के अलावा सारा ऋण चुका देगा। निश्चित ही अगर उसे टैक्सी के किराए का $1 देना है तो उसे दे देगा। अंतोगत्वा लेखक ईमानदारी की ओर वापस जाओ आंदोलन चलाने का इच्छुक है। इस आंदोलन का लक्ष्य होगा कि सबको उनके उधार के लिए $1 की याद दिलाएं। उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि महान राष्ट्र का निर्माण पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से होता है। तो इसका अनुवाद करना है, तो किस प्रकार अनुवाद किया गया देख लीजिए। A painful thought came in the writer's mind at this time. He thought that he had to give $1 to someone he forgave to do so. Perhaps he borrowed someone, therefore want to pray to his borrower that tell him his name so he can submit his loan in this earth. The statement writer in that he will certainly return his loan besides fixed money. It's yours surely if he have to give $1 of taxi fare, so he will give to him. After all, he is curious to start a movement. Return to honestly. The main motto of this movement will
With that, reminding everyone to about their loan, they should remember that construction of a great nation completed by honesty and rigidity. तो ये 25 में से 9 नंबर इनको यहाँ पर मिले हैं। कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कुछ शब्दों की के चयन में त्रुटि है, इसलिए कम नंबर यहाँ पर मिले हैं। तो एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट है इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण करना। इंग्लिश का पैरा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। प्रस्तुत अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 25 नंबर का यह है। तो महात्मा गांधी सेड, आई एम सर्वेंट ऑफ इंडिया, आई एम ट्राइंग टू सर्व इंडिया, आई सर्व द होल ऑफ मैनकाइंड, आई हैड थॉट इन माई अर्ली लाइफ दैट रेंडरिंग सर्विस टू इंडिया वॉज नॉट अगेंस्ट द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, एज माई एज एडवांस एंड होप माई इंटेलेक्ट डेवलप्ड, I realized that my conception was right. After about 50 years of public service, I can say today that nation's service is not less important than world service. This view has become even stronger. This is a very good principle. By acceptance of this principle of condition of the mind, the world can improve and mutual envy among the different nations of the world can be ended. तो इसका अनुवाद है, महात्मा गांधी ने कहा है, मैं भारत का सेवक हूँ, मैं भारत की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण मानवता की सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने शुरुआती जीवन में यह सोच चुका था कि भारत की विकल्प सेवा मानवता की सेवा के विपरीत नहीं है। जैसा मेरी उम्र अधिक हुई और उम्मीद और बौद्धिकता प्रखर हुई, मुझे एहसास हुआ कि मेरा विचार सही था। लगभग 50 वर्षों की जनसेवा के बाद मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र की सेवा विश्व की सेवा से कम नहीं है। मेरा यह दृष्टिकोण अब और मजबूत हुआ है। स्थिति के सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत स्वीकार्य है। विश्व सुधार कर सकता है और विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में आपसी मतभेद समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने 25 में से 14 नंबर लिए, अच्छे नंबर यहाँ पर लिए हैं। एक नंबर कटा है क्योंकि सीरियल नंबर जो है इन्होंने यहाँ पर प्रश्न का गलत लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इन्होंने 4 लिख दिया है 5 की जगह। तो यहाँ पर एक नंबर गलत प्रश्न संख्या का कट गया है। तो इस प्रकार से इनको लोअर पीसीएस 2016 में कुल मिले हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में 122 अंक, ये आउट ऑफ 200 है। तो इस प्रकार से मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कॉपी दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि आपसे रहती है तो कैसे आप सुधार कर सकते हैं समय रहते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसकी पूरी सीरीज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जो है कमेंट में देने का कष्ट करें, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा सी बढ़ जाएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।